आपने अध्याय 9 में सुना कि कैसे पिछली पेशी में खयाली और तुलसी ने मामले में सुनवाई के लिए 3 दिन बाद की तारीख मिलने पर इसी अवधि में खयाली के घर पर भजन बैठकी का आयोजन किया, जिसमें पूरा पड़ोस के लोग भी सम्मिलित हुए। भजन बैठकी में पुरुषों और महिलाओं की 2 टोलियां बन गई थीं और बैठकी भजन के मुकाबले में तब्दील हो गई थी। बहुरिया के गर्भ में पल रहे नन्हे पिरानी तक भी ये हरिनाम पहुंचा था, ऐसा सभी को विश्वास था। नए जज साहब ने तो इनका मामला फास्ट ट्रैक पर ले ही लिया था। 2 दिन बाद हुई पेशी में खयाली ने कौन सा नया खेल खेला, इसे जानने के लिए सुनिए एपिसोड 10। शीर्षक है खयाली की सफाई। अगले दिन तुलसी और खयाली ने सारा दिन चारपाई तोड़ी, क्योंकि उन्हें पिछली रात की थकान और महुए वाली का खुमार दोनों को ही उतारना था। इसके अगले पूरे दिन उन्होंने केस पर विचार विमर्श किया कि उनका मुकदमा खत्म करने के लिए कोर्ट साहब आगे क्या क्या कर सकते थे। दोनों ने संकल्प किया, चाहे घर का लुटिया थारी बिक जाए, लेकिन वे कोर्ट साहब का मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे। आज तारीख का दिन था, अतः दोनों नहा धोकर तैयार हो गए। चलते समय तुलसी की घरवाली बोली, कहो तो तुम्हारी पोटली में खयाली भैया के लिए भी 4 रोटी रख दूं? तुलसी तेजी से बोले, ऐसा कर मत देना भगवान, गांव की बात दूसरी है। इजलास में अभी भी खयाली हमारे दुश्मन के खाने में खड़ा होता है। अगर कोर्ट वालों ने हमें एक ही पोटली से रोटी ठूंसते देख लिया तो समझ लो कि मुकदमे का तो पूरा सत्यानाश ही हो जाएगा। घरवाली के चेहरे से साफ जाहिर था कि बात उनके पल्ले नहीं पड़ी थी। वे बोली, अब ख़त्म भी करो ये मुकदमा सुकदमा, तुम्हें बुढ़ापे में आराम से घर बैठने में क्या परेशानी है? तुलसी मर्दाना रौब में बोले, तुम बस चूल्हा चौका संभालो और कोर्ट कचहरी हमें देखने दो। वे कंधे पर सारंगी टांग कर बाहर आ गए। खयाली पहले से ही यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे थे। उनकी प्रिय ढपली उनके कंधे पर लटकी थी। दोनों तेज़ तेज़ कदमों से बस अड्डे की ओर चल दिए, क्योंकि उन्हें 8 बजे वाली बस पकड़नी थी। तुलसी ने जेब से तंबाकू की पुड़िया निकाली। वे पहले से ही इसमें 2 खुराक सुरती रगड़ कर रख लाए थे। खयाली ने उनकी पुड़िया से चुटकी भर लेकर होठों के नीचे दबाई और बाकी तुलसी को लौटा दी। तुलसी ने शेष मात्रा को अपने होठ के नीचे दबाया और इसका रस अपने खून में खींचने लगे। इसके बाद दोनों रास्ते भर थूकते थाकते बस अड्डे पहुंच गए। फिर वहां से बस पकड़कर वे 9:15 बजे अदालत पहुंच गए। उन्होंने अपनी सारंगी ढकली चाय के होटल पर जमा कराई। इजलास के शुरू होने में चूंकि अभी वक्त था, अतः वे बेंच पर बैठकर गर्मा गर्म चाय सुड़कने लगे। धीरे धीरे कंपाउंड में आवाजाही बढ़ने लगी। उन्होंने चाय ख़त्म की और आपस में फासला बनाकर बैठ गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनके चेहरे पर दुश्मनी वाले तेवर आ जाएं, लेकिन वहाँ तो आज प्रेम छलका पड़ रहा था। वे 9:45 बजे कमरा नंबर 3 के सामने पहुँच गए। अर्दली बरामदे में टहल रहा था। उसको देखकर दोनों ने सलाम किया। उसने भी जज साहब स्टाइल में हल्का सा सिर हिला दिया। उसने देख लिया था कि उन दोनों के हाथ जेबों से बाहर थे। उसकी नज़र में ये आज भी पहले जैसे ही थे, यानी कि काम के ना काज के, दुश्मन इजलास के। 10 बजने में अभी कुछ मिनट बाकी थे, अतः अर्दली यहाँ वहाँ घूमकर आज के फरी कैन की माली हालत का जायज़ा ले रहा था। घड़ी ने जैसे ही 10 बजे का घंटा बजाया तो वह कमरे के अंदर गायब हो गया। कोर्ट रूम के दरवाजे पर चिपकी केस लिस्ट के मुताबिक तुलसी और खयाली का केस आज भी पहले नंबर पर लगा था। कोर्ट रूम में जज साहब, कोर्ट साहब, पेशकार, अर्दली और दर्शक पहुंच गए। पहले मुकदमे के फरीकैन बरामदे में दीवार से पीठ टिकाए बेफिक्र खड़े थे। पिछली तारीख पर इनके जज्बे को देखकर तो कोर्ट साहब का भी आत्मविश्वास डिग सा गया था। जज साहब ने अर्दली को संकेत किया। वह पुकार लगाने बरामदे में आया। उसकी नज़रें सुरमाधारी फरीकैन से चार हुई। दोनों पक्ष एक दूसरे से भली भांति परिचित थे, अतः अर्दली ने अपने गले को कष्ट देने की बजाय उन दोनों को हाथ से अंदर चलने का संकेत किया, लेकिन फरीकैन ने कोई हरकत नहीं की। अर्दली ने गर्दन उचकाकर
कारण जानना चाहा तो ख्याली आंखें चमका कर बोले, पहले हमारे नाम नंबर वाली पुकार तो लगाओ। अर्दिनी ने मन ही मन उनके लिए सुभाषित बुदबुदाए और फिर पुकार लगा दी, वाद नंबर 313/1990 सरकार बनाम फरीकैन तुलसी राम वल्द फलां फलां हाजिर हो। पूरी पुकार आत्मसात करने के बाद दोनों फरीक माँ बदौलत की तरह अदालत में घुसे। सबने उन्हें देखा। उन्होंने कोर्ट साहब और जज साहब की तरफ देखकर प्रणामी अर्ज कर दी। जज साहब ने भी उन पर एक नज़र मारी। जज साहब ने जैसे ही कोर्ट साहब को संकेत किया, वे अपना कॉलर दुरुस्त करके शुरू हो गए। हुजूर, पिछली तारीख पर फरीकैन ने अपनी मौजूदा रंजिश का खुलासा करते हुए अपने अपने कत्ल का अंदेशा जाहिर किया था, जिस पर अदालत ने बाकायदा गौर भी फरमाया था। लेकिन आज मैं अदालत में एक ऐसा सबूत पेश करना चाहता हूं जिससे ये साबित हो जाएगा कि फरीकैन के बीच रंजिश बनावटी है और अंदर ही अंदर इनकी दांत काटी रोटी है। इतना कहकर कोर्ट साहब ने जब फरीकैन पर नज़र डाली तो वे एक दूसरे का मुंह टापने लगे। दर्शक गण भी उन्हें उत्सुकता से देखने लगे। कोर्ट साहब को ड्रामेटिक अंदाज में आता देख जज साहब ने उन्हें जल्दी जल्दी बढ़ने का इशारा किया। कोर्ट साहब संभले और बोले, हुजूर, फरीकैन ने पिछली पेशी के अगले ही दिन साथ साथ दावत उड़ाकर जश्न मनाया और रात भर गांव में हल्ला गुल्ला भी मचाया। हमारे पास हल्के के सिपाही की रिपोर्ट थाने के जरिए आई है, जो बतौर सबूत अदालत में पेश करना चाहता हूँ। पेशकार ने उनके हाथ से रपट लेकर जज साहब के सामने रख दी। जज साहब ने चश्मे के पीछे से रपट पर उड़ती हुई नज़र डाली, फिर ख्याली और तुलसी को देखा, जो पहले से ही उनके चेहरे पर नज़रें गड़ाए थे। उन दोनों के मुंह आश्चर्य से खुले थे कि उनके भजन कीर्तन की खबर थाने तक कैसे पहुंच गई। ख्याली कुछ कहने को कुलबुला रहे थे। उन पर जज साहब की नज़र पड़ गई। जज साहब ने तर्जनी से उन्हें कटघरे में आने का इशारा किया। ख्याली तेजी से चलकर कटघरे में पहुंचे। वे अभी अपना नाम बोलने ही जा रहे थे कि जज साहब बोल पड़े, हाँ ढपली, बोलो क्या कहना है। ख्याली आश्चर्य में डूब गए कि अब जज साहब तक को उनका नाम याद हो गया था। वे बोले, ये कैसी नाइंसाफ़ी है हुजूर, कोर्ट साहब सब कुछ कुछ का कुछ बनाकर बोल रहे हैं। हमें नहीं पता कि थाने पर किस दुश्मन ने क्या खबर की, लेकिन कोर्ट साहब की सारी बातें झूठी हैं। जज साहब बोले, तो तुम ही सारी बातें साफ कर दो। ख्याली बोले, हुजूर, मेरे लड़के की घरवाली पेट से है। परसों शाम उसे दर्द उठा तो वह चिल्लाने लगी। तुलसी की घरवाली जच्चा बच्चा कोर्स पास है, सो हम दौड़कर उसे बुला लाए। जब बहू के गर्भ में पिरानी की जान खतरे में हो तो भला कहीं कोई रंजिश देखता है। साहेब भला हो तुलसी की घरवाली का, जो वक्त पर आ गई और तुरंत बहुरिया की देखभाल में जुट गई। पूरा पड़ोस के 4 लोग भी घर पर इकट्ठा हो गए। सब बोले कि लगता है बहू के गर्भ में कोई भगत आत्मा पधारी है और अंदर दनादन लातें चला रही है। जब तक इसके कान में हरि नाम नहीं पड़ेगा तब तक ये शांत नहीं होगी और बहुरिया अंदर ही अंदर पिटती रहेगी। मैं मरता क्या ना करता। मैं दौड़कर तुलसी के घर गया और इसके चरण छूकर सारंगी समेत इसे घर बुला लाया। फिर हमने भजन कीर्तन शुरू कर दिया। बहुरिया के गर्भ में बैठी संत आत्मा शांत हो गई और थोड़ी देर बाद भजन में बैठी बहुरिया भी ताली बजाने लगी। अब आप ही बताएं सरकार कि इसे आप जश्न मनाना बोलोगे? हम ही जानते हैं कि उस रात हम पर क्या बीती। हम तो कहते हैं कि जो भजन कीर्तन को हल्ला गुल्ला बोले उसे नरक में भी ठौर ना मिले। आखिरी बात उन्होंने कोर्ट साहब को देखकर कही। पहले तो कोर्ट साहब भी मानो आसपास ठौर तलाशने लगे, फिर वे तड़ाक से बोले, और वो दावत वाली बात के बारे में क्या कहना है? ख्याली बोला, वाह कोर्ट साहब, गरीब के पेट में अगर 2 रोटी भी पड़ जाए तो ये सबको दावत नज़र आती है। हमारे घर में तो रोना पीटना मचा था। तुलसी की घरवाली की सेवा से बहुरिया को जब थोड़ा आराम मिला तो सब बोले कि बहुरिया को पूड़ी सब्जी खिलाओ तो गर्भ में बैठे भगत जी बड़े खुश होंगे। तुलसी की घरवाली भागी भागी घर गई और पूरी सब्जी बनाकर ले आई। हमारे घर में तो शाम से ही चूल्हा नहीं जला था और हमने भी 4 पूड़ी उड़ा दी, परंतु हमें क्या मालूम था कि तुलसी का अन्न हमें रास नहीं आएगा। तुलसी के मन में तो इतनी रंजिश भरी है कि यह इसकी पूरियों तक भी पहुंच गई। इसकी पूरियां खाकर हम कल से ही पौंक रहे हैं। हमें तो इतनी कमज़ोरी आ गई है कि लगता है कहीं हम मर ना जाएं। इसके बाद ख्याली खड़े खड़े लड़खड़ाने लगे।
फिर धप से कटघरे में बैठकर हाँफने लगे। अदालत में सन्नाटा पसर गया। ख्याली ने अपने सफ़ेद झूठ से थाने की रपट की धज्जियाँ उड़ा दी थीं। जज साहब सहित सभी अवाक थे। कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि रंजिश किस प्रकार तुलसी के दिमाग से निकलकर उसकी पूरियों में घुसी होगी, फिर कैसे पूरियों ने ख्याली के पेट में जाकर हल्ला बोला होगा। इसके आगे की कल्पना करके खुद उनके पेटों में गुड़गुड़ होने लगी। ख्याली की तकरीर सुनकर तुलसी मन ही मन उन पर बलिहारी जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये ढपलिया सिर्फ देखने में ही बुड़बक लगता है, लेकिन है बड़ा दिमागी। इसने तो आज इजलास की ही टी कर दी। जज साहब की नज़र में तुलसी की घरवाली का मान बहुत बढ़ गया, क्योंकि उसने फ़र्ज के सामने अपने घरवाले की रंजिश को भी दरकिनार कर दिया था। बकौल ख्याली उसने बहुरिया के गर्भ में बैठे नन्हे प्राणी की जान बचा ली थी। पड़ोसी पर आड़ा वक्त आने पर तुलसी ने भी रंजिश भुला दी थी। ये एक बड़ी बात थी, लेकिन पूरियों के माध्यम से ख्याली के पेट में रंजिश घुसेड़ने वाली थ्योरी उनकी समझ के परे थी। ख्याली को दृढ़ विश्वास था कि वे तुलसी की पूरियों में विराजमान रंजिश की वजह से ही मरने के कगार पे पहुंच गए थे। जज साहब बोले, ढपली, अगर तुम्हारा पेट अभी भी गुड़गुड़ कर रहा हो तो ज़रा ख्याल रखना, यह अदालत है, चाहो तो बाहर जाकर हल्के हो आओ। जज साहब की बात सुनकर कटघरे में पसरे ख्याली उठकर खड़े हो गए और आंखें चमकाकर बोले, हुजूर चिंता ना करें, ख्याली जान दे देगा मगर इसे अदालत में नहीं छूटने देगा। ख्याली की बात सुनकर तमाशबीनों की हंसी छूट गई। जज साहब के चेहरे पे भी मुस्कान खिल गई, लेकिन कोर्ट साहब की शक्ल देखने लायक थी। एक वक्त था जब वे इन दोनों के बीच रंजिश और कसीदगी साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते थे, लेकिन आज जब वे उनकी दोस्ती पर जोर दे रहे थे तो फरीकैन रंजिश कायम करने पर आमादा थे। जज साहब ने अपनी फाइल में थाने की रपट का तस्दीक ना होना अंकित किया। उन्होंने तुलसी से पूछा, अगर तुम्हें भी कुछ कहना है तो कटघरे में आकर कहो। तुलसी कटघरे में आए। ख्याली की झूठी लफाजी से उनके मन में भी अपनी घरवाली के लिए श्रद्धा पैदा हो गई। हालांकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उसे जच्चा का जा भी नहीं मालूम था, किंतु ख्याली ने तो उसे कोर्स पास दाई सिद्ध कर दिया था। उन्होंने कटघरे में आकर जज साहब को प्रणामी बजाई और बोले, सरकार, ख्याली ने जो बाकिया बताया है वो तो 16 ने सच है, लेकिन उसकी एक बात गलत है कि हमारी पूरियों में खोट थी। अरे 4-6 पूरी तो हम यूं ही गली के कुकुर को भी खिला देते हैं। हमें अगर रंजिश ही दिखानी होती तो हम पूरी में संखिया डालकर ना इसे खिला देते। रंजिश तो थी, है और हमेशा रहेगी, लेकिन जब किसी के पेट के पिरानी का सवाल होगा तो हम इसे भूलकर सबसे पहले अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे। इतना कहकर उन्होंने अपनी छाती पर हाथ मारा, मानो उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनकी आत्मा यहीं कहीं थी। पिछली बार की तरह इस बार भी जज साहब इनकी तकरीर सुनने के बाद बुरी तरह उलझ गए थे। उनके मन में कोर्ट साहब के प्रति करुणा उपजने लगी, क्योंकि पिछले एक दशक से वे ही इस मुकदमे को ढो रहे थे। अब उन्हें कोई शक नहीं रहा कि क्यों कोर्ट साहब किसी भी कीमत पर इस मुकदमे को ठप कराना चाहते हैं। ख्याली और तुलसी जज साहब का चेहरा देख रहे थे कि उन पर उनके वचनों का क्या प्रभाव पड़ा है। अदालत में मौजूद लोगों को लगा कि रंजिश की गांठ तो आज भी इन दोनों के दिलों में मौजूद है। इन्हें जिस दिन भी मौका मिलेगा ये इसे निकालेंगे ज़रूर। आज की बहस सुनने के बाद मजमे को आज नहीं तो कल इनमें से किसी के कत्ल का पूरा अंदेशा लगने लगा। जज साहब ने थोड़ी देर विचार करने के बाद केस में तीसरे दिन की तारीख लगा दी। फरीकैन को निराशा हुई, क्योंकि आज उनका लंच बाद का खेल कैंसिल हो गया था। इजलास का हुक्म मानना ज़रूरी था। वे धीमे कदमों से बाहर चाय के होटल पर आ गए। इजलास में चूंकि दोनों ही लड़कर आए थे, अतः उनकी भूख चटक गई थी। अपनी अपनी अन्नपूर्णा के प्रसाद को वे जल्दी जल्दी निगलने लगे। उनकी उपस्थिति से होटल वाले की चाय बिक्री बढ़ जाती थी, अतः आज भी उसने उनकी सारंगी और ढपली निकाल कर सामने रख दी। थोड़ी देर बाद लंच का घंटा बज गया। लोग अदालतों से निकलकर बरामदों में भिनभिनाने लगे। ज़्यादातर ने पेट पूजा वाली दुकानों की ओर रुख किया। जो चाय के होटल पर आए वे उनकी सारंगी ढपली देखकर वहीं टिक गए। कंपाउंड के जो पुराने लोग थे वे सुबह से ही इनके संगीत के लिए लंच टाइम की प्रतीक्षा कर रहे थे। ख्याली ने जब देखा कि मजमा मज़े का लग गया है तो उसने अपनी ढपली पर ठपक ठपक 2 हाथ मारे।
तुलसी के हाथ भी खुद ब खुद सारंगी के ढीले तार कसने लगे। होटल वाले को लोगों के ऑर्डर मिल गए थे। उसने गर्मा गर्म समोसे तो ग्राहकों को तत्काल थमा दिए, लेकिन चाय के लिए गर्म पानी की केतली भट्टी पर चढ़ा दी। पहले 5 मिनट दोनों ने अपने साजों पर जुगलबंदी छेड़ी। फिर तुलसी ने कान पे हाथ रखकर एक निर्गुण छेड़ दिया। आज वे इसके शब्दों में कुछ ज़्यादा ही डूबे हुए थे। जब वे चदरिया ज्यों की त्यों रखने के निकट आए तो उन्हें भी लगा कि ख्याली से उनकी रंजिश भी तो कुछ ऐसी ही है। बाह्य जगत के लिए तो यह असली थी, लेकिन उनके अंतर मन पर इसका कोई असर नहीं था। वे दोनों भी इसे निर्विकार रूप से लेकर चल रहे थे। जैसे ही तुलसी ने निर्गुण ख़त्म किया, लोगों ने तालियां बजाईं। उनमें से एक नौजवान अपनी जुल्फ़ों में उंगलियां फिराता हुआ बोला, दादा, एक आध कोई फड़कती हुई चीज़ भी सुना दो। तुलसी तत्काल तिड़क गए और बोले, बेटा, ज़्यादा लौंडपना मत करो। हम तुम्हें क्या कोठे वाले उस्ताद जी नज़र आते हैं? हम देवी मैया और भोलेनाथ के भजन गाते हैं, संतों की बानी सुनाते हैं, समझे? तुलसी की डांट खाकर नौजवान सुटुक गया और भीड़ से सरक लिया। ख्याली भी बड़बड़ाए, कुछ नहीं, बस साले मेहरारू की तरह बालों में बुलबुलिया बनाकर घूमते हैं। अभी भी इन्हें अगर एक थप्पड़ मार दें तो ये फड़कना भूलकर 3 दिन तक चकर घिन्नी खाएंगे। तुलसी बोले, इन लौंडों का भी कोई दोष नहीं है। कुछ नए गवैये फिल्मी नंग नाच वाले गानों की तर्ज पर भजनों को गाते हैं, इसीलिए इन्हें भजन और मुजरे में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। ख्याली उनसे पूरी तरह सहमत थे, अतः वे पूर्ण विश्वास के साथ शाप देने वाली मुद्रा में बोले, देखना, इन सालों के तन में कोड़ फूटेगा। ये गाते तो भजन हैं, लेकिन पब्लिक के दिमाग में तो नचनियाँ ही घूमती है ना। फिर उन्होंने अपनी ढपली पर थप्पड़ स्वरूप 2 ठपाके लगाए। कलाकारों का मन खट्टा हो गया था, अतः उन्होंने लोगों का दान बटोरा और इसे भगवान का दान समझकर आंटी किया। उनके लिहाज से ये पैसे मंदिर के चढ़ावे से कुछ कम पवित्र नहीं थे, क्योंकि ये भी तो भगवान के नाम पर ही लोगों की जेबों से बाहर आए थे। इसके बाद दोनों उठे और हमेशा की तरह अपने चखने और दारू की व्यवस्था करते हुए वापस अपने गांव में आ गए।